नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है। मैं आप करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो। ये धमकियां, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत के पास अभी लूज करने के लिए बहुत कुछ है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। There is only one war, nuclear war. कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। तो बात आज सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर है कि क्या पाकिस्तान के कयामत की तारीख आ गई है। उससे पहले ही पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी सेना शिकार हुई है इस धमाके का। आईडी धमाका था और ये देख रहे हैं पाकिस्तान के फौज का काफिला जा रहा था जिस वक्त यह धमाका हुआ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया है और एक के बाद एक कई आईडी धमाके हुए हैं। पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं इसमें। यह बड़ा धमाका था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, गाड़ी की हालत देखिए। यह अटैक हुआ पाकिस्तानी सेना पर। उसके बाद एक गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए। दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं, बुलेट के निशान गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। यानी भारत से तो बाद में लड़ेगा। पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की फौज का हाल बेहाल कर रखा है। ये गाड़ी के परखच्चे बता रहे हैं हालात क्या हैं। ये देखिए तस्वीरें। ये हैं पाकिस्तानी जवान जिनकी मौत हुई है। बलूच लड़ाकों ने इन्हें मौत के घाट उतारा है हमले के दौरान। ये जवान पाकिस्तानी सेना के हैं और इन जवानों को देख रहे हैं आप। ये सारे जवान उस जगह पर, ये कलट ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए। तो भारत से तो बाद में लड़ना है। पहले पाकिस्तान को बलूच लिबरेशन आर्मी से निपटना है। देखिए जरा पाकिस्तान की संसद में भारत से हमले का खौफ किस कदर है। पाकिस्तान की संसद में बाकायदा विशेष सत्र बुलाया गया। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर यह सत्र बुलाया गया और इस सत्र में भी पाकिस्तानी सांसद यह बता रहे हैं कि भारत हमला करने वाला है और भारत हमला जरूर करेगा। सुनिए। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। तो आप पाकिस्तानी सांसद को सुन रहे थे कि भारत अटैक जरूर करेगा और भारत ने इसकी तैयारी कर ली है। युद्ध की तैयारी 244 जिलों में हो गई है। देश के 244 जिलों में युद्ध का सायरन बज गया है। पूरी तैयारी भारत ने कर ली है।
देखिए जरा भारत ने जो तैयारी की है ग्राउंड पर, जम्मू में देख रहे हैं आज मॉक ड्रिल हुई है। बच्चों को बताया गया कि जंग की स्थिति में क्या करना है, फौरन बेंचेस के नीचे छिप जाना है, सबसे पहला काम अपने सिरों को ढकना है और उसके बाद इस तरह से क्लासरूम से बाहर निकलना है। ये तैयारियां और ये तस्वीरें देखकर याद आ गया है इजराइल जब जंग की तैयारी कर रहा था। ये इजराइल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको याद होगा इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया उस दौरान की तस्वीरें, जब वहां सायरन बजता था तो कैसे लोग छिपते थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू स्टाइल में जवाब देने की तैयारी कर ली है? यह भारत की तस्वीर आज की है। सायरन बजने के बाद तो भारत ने तैयारी की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग ली है, क्योंकि लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। सारे सीएम अलर्ट पर हैं, सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठकें की हैं। योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, कैबिनेट बैठक। लखनऊ में देखिए जो ड्रिल हुई है, आग की स्थिति में कुछ आकर फायर होता है, उसके बाद उस स्थिति में कैसे निपटना है लोगों को बताया और सिखाया गया। एक जो बहुत बड़ी आग बन सकती थी उस आग को यहाँ पर सीमित कर दिया है अपने सीमित संसाधन के माध्यम से। कोई मिसाइल आकर गिरती है, कहीं आग लग जाती है, तो इस तरह लोग उसे बुझाएंगे। तो क्या भारत ने फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है जंग की? अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी? बजने लगे हैं, एक साथ पूरे देश में ड्रिल होने लगी है। जमीन से आसमान और समंदर तक में हलचल तेज हो गई है। तो क्या जंग की तारीख तय हो गई है? क्या भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की डेट फिक्स कर ली है? एक तरफ रफाल और सुखोई जैसे विमान गरजने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हमले से बचने की भी अचूक तैयारी हो रही है। ब्लैकआउट जैसा अभ्यास कर भारत ने पाकिस्तान और उसकी रणनीति को अंधेरे में डालने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मोदी के ऐलान और भारत के प्लान से पाकिस्तान में खलबली मची है। जो पाकिस्तान कल तक परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, वो अब जंग की आहट से दहशत में है। हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। तो पाकिस्तान में दहशत है, उनके सांसदों की जुबानों में दहशत है। अब तो पाकिस्तानी रूस में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद मोदी ने दौरा स्थगित कर दिया।
अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। दूसरे मंत्री देखिए ख्वाजा आसिफ पाक रक्षा मंत्री हैं। पाक रक्षा मंत्री भी हमले को लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं एलओसी पर किसी भी समय भारत सैन्य हमला कर सकता है। पाकिस्तान की फौज तैयार है, किसी भी हमले का जवाब मिलेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे वजूद को खतरा हुआ तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। पाक रक्षा मंत्री सीधे सीधे परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर इशाक डार ने बयान दिया, पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यह युद्ध के समान होगा। पाकिस्तान कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। तरार कह रहे हैं पाक सूचना मंत्री हैं, भारत पर हमले का डर और भारत की ओर से अगले 24 से 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत की ओर से हमला होगा। एक बात तो तय है, पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि जवाब तो मिलेगा, यानी उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है। अब बारी है भारत के पलटवार की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर पहुंचा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, मैं तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाकई नहीं हुई। बंद गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। यानी एक बात तय है, कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को पूरी तरह से इल्म है, इसीलिए देखिए शहबाज शरीफ खुद आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शहबाज शरीफ बैठे, उनके ठीक बगल में आप देखिए असीम मुनीर बैठे हुए। ये जो बैठक हुई है ये आईएसआई के हेडक्वार्टर में हुई है, यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर में खुद शहबाज शरीफ पहुंचे। यानी खुफिया एजेंसी के पास जो भी इनपुट है कि भारत हमला कर सकता है, कब कर सकता है, भारत की क्या तैयारी है, वो लेने के लिए, वो जानकारी जुटाने के लिए क्या शहबाज शरीफ को आईएसआई हेडक्वार्टर बुलाया गया? क्योंकि भारत में जो बैठकें हुई हैं वो बता रही हैं कि कार्रवाई बड़ी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजित डोभाल से आज भी मिले, एनएसए से आज मिले, और जिस तरह की तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल के लिहाज से ये बता रही है कि भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है, ये तय। मॉक ड्रिल से पहली बड़ी मुलाकात ये हुई है। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद में हलचल तेज हो चुकी है। एनएसए अजित डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले बातचीत की। मॉक ड्रिल से पहले 1-to-1 मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। पहलगाम हमले के बाद यह हाई लेवल मीटिंग जारी है। पीएमओ और गृह मंत्रालय में कई राउंड बैठकें हुई हैं। एनएसए डोभाल ने 24 घंटे में दूसरी बार यह मुलाकात की है। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी है। मोदी सरकार ने सेना को इसके लिए खुली छूट दी है। पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए। अब संभावित हमले की रणनीति तैयार की जा रही है, और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर भी मंथन हो रहा है कि पाक की जवाबी कार्रवाई पर कैसे जवाब देना है। इसका ब्लूप्रिंट भी हाई लेवल बैठक में तय हो रहा है, और इस बैठक ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। अब आपको सुनवाता हूं, अगर जंग हो रही है और जंग होने वाली है और तैयारी हो रही है तो देश के लोग कितने तैयार हैं, क्या कहना चाह रहे हैं देश के लोग, क्या वो भी दो हाथ करने के लिए पाकिस्तान के साथ इस बार तैयार हैं? सुनिए। सेना को जो फ्री हैंड दिया है और मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड दिया भोपाल के, हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान बच्चा था, हिंदुस्तान बाप है, बाप था और बाप रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से निपटा जाएगा, क्योंकि 3-4 बार उनको हम हरा चुके हैं बुरी तरह से, और फिर ये 5वीं बार होगा युद्ध, जो कि ये इतिहास में लिखा। आने वाली नस्लें पाकिस्तान की याद रखेंगी कि हिंदुस्तान से भिड़ना कितना मुश्किल है। जंग हुई तो पूरा देश तैयार है। इस बार तो आर पार की लड़ाई है, अब की नहीं तो कभी नहीं। तो रेडी बैठे हैं कि कब है वो और हम लोग को मौका मिले आगे जाने का, हम भी इसमें युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। देश की जनता पूरी तरह से तैयार है। जंग हुई तो पाकिस्तान को एकदम परास्त कर देंगे हम। जंग हुई तो सब हम लोग साथ में हैं और जनता भी साथ में पूरा समर्थन कर रही है। पूरी
जनता पूरे भारत की। आम जनता जो है, आम जनता तो तैयार है। आम जनता ही तो बोल रही है कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार सीमा पार से आतंकवादी आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं तो कब तक चुप रहेंगे। पाकिस्तान को अच्छी तरह अटैक करो, मल्टी डायमेंशनल अटैक होना चाहिए। तो ज़्यादा भी है, पावरफुल भी ज़्यादा है, हमारे सैनिक उनसे वीर भी ज़्यादा हैं। अब देखिए तैयारी किस स्तर पर की गई है। हर राज्य ने तैयारी कर ली है और कल है मॉक ड्रिल। ये मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में देखिए तैयारी की गई है। लाइफलाइन है मुंबई की, दरअसल ये मुंबई की लाइफलाइन वहां की मेट्रो है और इसलिए वहां स्टेशन पर देखिए पुलिस भी तैनात है। मॉक ड्रिल भी की गई है। कैसे लोगों को उस वक्त मॉक ड्रिल के वक्त एक्शन लेना है वो सब लोगों को बताया गया। मुंबई में आरपीएफ की तैयारी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान से लगता हुआ जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, वहां देखिए मॉक ड्रिल हुई है डल लेक में। सैलानियों से पटा पड़ा रहता है डल लेक, आजकल सन्नाटा है। वहां मॉक ड्रिल हुई डल लेक के अंदर। तो हर राज्य ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। आपको बताता हूं आपके राज्य में कल क्या होने वाला है। हर स्टेट की अपनी क्या प्रिपरेशन है। मॉक ड्रिल कौन कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ प्रयागराज से वाराणसी गोरखपुर तक में ड्रिल होगी। यूपी पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा नहीं है लेकिन संवेदनशील जरूर है। उत्तर प्रदेश में आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान और कई बड़े मंदिर हैं। ताजमहल और राम मंदिर तो दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ, बरेली और हिंडन में आर्मी एयरबेस भी है, इसलिए यूपी के कई शहर दुश्मन का टारगेट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में कड़ी तैयारी की गई है। यूपी की सुरक्षा और जंगी तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक ने तैयारियों का जायजा लिया है। कश्मीर में सेना और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कल एक साथ जम्मू कश्मीर की 20 जगहों पर ड्रिल होगी। श्रीनगर की डल लेक में आज भी ड्रिल का अभ्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर का 1220 किलोमीटर का जो इलाका है वो पाकिस्तान से लगता है। 1220 किलोमीटर की सीमा है। यह हमेशा घुसपैठ और आतंकी वारदात का खतरा यहां रहता है। जंग की हालत में पाक का पहला टारगेट हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा और तैयारी यहीं हो रही है। अगला राज्य पश्चिम बंगाल। जंग की तैयारी के हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील बंगाल है। बंगाल में सबसे ज्यादा 31 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो बंगाल का कोई बॉर्डर सीधे पाकिस्तान से नहीं जुड़ा है, लेकिन बंगाल का 2200 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जरूर जुड़ा है। शक यह है कि जंग में पाक को कहीं बांग्लादेश साथ न देने लगे। बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भारत का रफाल तैनात है, इसलिए भी बंगाल आतंकियों की हिटलिस्ट में है। तो सेना से लेकर पुलिस तक खास चौकसी बरत रही है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान 28 शहरों में कल ब्लैकआउट होगा। आधे घंटे के लिए ये शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। जैसलमेर, जोधपुर जैसे शहरों में सायरन बजेंगे। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने रोक लगा दी गई है। कोटा, रावत भाटा सबसे संवेदनशील इलाके हैं। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोटा रावत भाटा के पास है और यहां थर्मल प्लांट है। राजस्थान का 1070 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगता है, इसलिए भी राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। अगला राज्य है पंजाब। ब्लैकआउट की पहली रिहर्सल पंजाब के फिरोजपुर में हुई। अब पंजाब के 20 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की तैयारी है। यह ड्रिल हमले से बचने और जंग की तैयारी का अभ्यास है। दरअसल पंजाब का 547 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पाकिस्तान यहां घुसपैठ और ड्रग्स कारोबार की कोशिश करता है। हाल में कई संदिग्ध और विस्फोटक भी बरामद हुए। मतलब पहलगाम के बाद पंजाब दहलाने की साजिश थी। एक और बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में जंग से बचने की ड्रिल होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में अभ्यास होगा। इन 5 जिलों में शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजने लगेंगे। ड्रिल से पहले सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एक और बड़ा राज्य है आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे, नासिक समेत 16 जिलों में ड्रिल होगी। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हो चुका है, तब समंदर के रास्ते घुसे आतंकी और वारदात को अंजाम दिया। इस बार ऐसे खतरे से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन हमला करता है तो निपटने के इंतजाम है। फडणवीस सरकार अलर्ट है और ड्रिल को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। एक और राज्य है और संवेदनशील राज्य है गुजरात।
500 किलोमीटर का इलाका पाक बॉर्डर से जुड़ा है। समंदर और रेगिस्तान का एक हिस्सा पाक से जुड़ा है, इसलिए गुजरात टारगेट पर भी रहता है और चौकन्ना भी। पहलगाम हमले के बाद अरब सागर में कई जंगी जहाज उतारे, भारतीय सेना ने समंदर में फायरिंग भी की, ड्रिल भी की। अब 19 शहरों में हमले से बचाव और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। तो ये अलग अलग राज्यों ने तैयारी की है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में सक्षम बने, इसलिए कल मॉक ड्रिल करने वाले हैं। पूरा देश एकजुटता के साथ दुश्मन के किसी प्रकार के कोई भी घटनाक्रम का अपनी आवश्यक सावधानी के साथ जवाब दे पाए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार। आग लग गई या किसी को नुकसान हो गया, इंजरी हो गई, फर्स्ट एड है, ब्रीदिंग कैसे करोगे, बचाओगे कैसे, तब हम ट्रेंचेस बनाते थे। अगर सायरन बजा और ऊपर से एयर रेड हुई तो हम लोग ट्रेंचेस में या ऐसी जगह में कैसे जाएंगे जहां एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, या एक दूसरे को ऊपर से नीचे कैसे लाएंगे। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। मॉक ड्रिल हो रही है, जंग की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद भारत हमला करेगा। ये क्यों कह रहा है कि 4 दिन बाद हमला करेगा? 7 कल है, 7 को मॉक ड्रिल और 4 दिन बाद 11 को हमला। दरअसल 1971 की जो जंग हुई थी, उस जंग में कुछ ऐसा ही हुआ था। उस जंग की मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद 1971 वॉर शुरू हुआ। आइए आपको बताऊं 1971 की सच्चाई क्या हुआ था 1971 में और कैसे उसकी वजह से कहा जा रहा है कि 11 मई को भारत अटैक कर सकता है। युद्ध को लेकर 54 साल पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी, जैसे अभी हो रही। 1971 में पाकिस्तान से जंग के दौरान ड्रिल हुई थी। सोचिए, देश में 54 साल से ऐसी कोई ड्रिल नहीं हुई है। 54 साल बाद यह ड्रिल हो रही है कल। मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद उस वक्त 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी। इस बार 7 मई को यानी कल ड्रिल है और 11 को पाकिस्तान हमले का दावा कर रहा है। तब गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे। मॉक ड्रिल में कई तरह की गतिविधियां शामिल थीं। जनता को युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार किया गया। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। सायरन की आवाज सुनते ही सुरक्षित स्थानों पर जाना था लोगों को। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई थी। दुश्मन के हवाई हमलों से बचने की ट्रेनिंग दुश्मन को दी गई। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की ट्रेनिंग मिली। हवाई हमले या बमबारी की स्थिति में कैसे अपनी जान बचानी है, मॉक ड्रिल में लोगों को इसकी जानकारी दी गई। 1971 में मॉक ड्रिल पूरे देश में आयोजित की गई थी, लेकिन पाक से सटे इलाकों पर ज्यादा फोकस था उस वक्त भी। पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, पंजाब, जम्मू कश्मीर में ज्यादा जोर था। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी मॉक ड्रिल हुई थी। ये शहर रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल के 4 दिन बाद भारत पाकिस्तान की जंग शुरू हुई। नवंबर के आखिरी हफ्ते में देश में यह तैयारी हुई थी और इसके बाद 3 दिसंबर को जंग की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर को नियाजी की सेना ने सोचिए सरेंडर कर दिया। ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब सुनिए 1971 की जंग में रहे क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने उस वक्त ये स्थिति देखी है। सुनिए। उस समय पूरे कानपुर नगर को ब्लैकआउट में रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी सेना की वर्दी और असलहे बनाने की बहुत अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं। इसको हमने वरीयता के आधार पर सरकार ने रखा था, भारत सरकार ने, और उसके उद्देश्यों को हम लोगों ने पूरा किया था। मॉक ड्रिल साहब तो नहीं हुई थी, हमने तो ब्लैकआउट देखा और उसके साथ ही ये भी देखा कि समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखा जाए
और जनता के मनोबल को ना गिरने दिया जाए। कई स्पॉट्स को गंगा के किनारे भी बड़ी रोशनी उनमें कर दी गई थी, ताकि जो भी अगर कोई मिसाइल भी ऐसा हो तो वो एक्चुअली रोशनी देकर आबादी की जगह पर ना गिरे। जी, इस संबंध में हमारे उस समय के वरिष्ठ वार्डन, चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन और डिविजनल वार्डन जो हमसे ऊंचे पदों पे थे उस समय के, उन्होंने जिलाधिकारी के साथ एक बैठक करके ये तय किया क्यों ना एक शहर नया बसा दिया जाए रात में। तो हम धोबी की पुलिया जो उन्नाव से पहले पड़ती है वहाँ पर हम लोग साइकिलों से 5-5, 10-10 मसाले बांध के ले जाते थे। हमारे आगे एक ACM चला करते थे और उसमें मिट्टी के तेल का डिब्बा रखा रहता था। वहाँ पहुँच के हम लोग करीब 2 या 3 किलोमीटर में वो मसालों को जला के चले आते थे। रात में 9 बजे तक हम घर आ जाते थे। फिर दूसरे दिन यही क्रम होता था, 6 बजे जाते थे, फिर लेके चले आते थे। इस तरीके और जो पूरा ब्लैकआउट हुआ शहर में, शाम को 7 दिन भर तो हमारा व्यापार होता था, बाज़ार खुलती थी ताकि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन ख़राब ना हो। और हम लोग दिन में जो है जनता के बीच में रहते थे अपना, ताकि इनका मनोबल बढ़ाया जा सके। इनको बताते थे कि हवाई हमले से कैसे बचा जाए। इनको हम बताते थे कि जब भी कभी हवाई हमला हो तो मकान के कोनों में आ जाएं, मेज़ के नीचे बैठ जाएं और मोटे दरख्त के नीचे बैठ जाएं, ताकि आप जो है अपने को सेव कर सकें। तो ज़ीशान आलम बता रहे थे कि 1971 में क्या तैयारी की गई थी। पाकिस्तान को डर है, लेकिन डर एक भारत की खास मिसाइल से भी है, वो है ये मिसाइल। पाकिस्तानी सांसद कह रहे हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करेगा। तस्वीर में अगली दिखाऊं आपको, यह है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल से हमले का डर सता रहा है पाकिस्तान को कि यही मिसाइल टारगेट हिट करेगी आकर पाकिस्तान में। अब इस ताकत की खासियत मैं आपको बताऊं, इस ब्रह्मोस की खासियत क्या है, फिर पाकिस्तानी सांसद को सुनाऊंगा जो डरे हुए हैं इस मिसाइल से। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल भारत का एक गेम चेंजर हथियार है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पाकिस्तान खौफ में है। सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता इसकी विशेषता है। ब्रह्मोस मिसाइल सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना ज्यादा तेज है। इससे दुश्मन को जवाब देने तक का समय नहीं मिल पाता है। सटीकता इतनी जबरदस्त है कि कुछ मीटर में लक्ष्य भेद सकती है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में बहुत अहम है। भारत से पाक में किसी विशेष टारगेट को ढेर कर सकती है और हवा में रास्ता बदल सकती है। चलते फिरते लक्ष्य भेदने की ताकत भी इसमें है, यानी हाफिज या फिर उसके ठिकाने पर इससे हमला हो सकता है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। अप्रैल 2025 में 800 किलोमीटर मारक क्षमता का सफल परीक्षण हुआ इसका। दिल्ली से फायर करके इस्लामाबाद तक टारगेट कर सकते हैं। ऊंचाई कम होने से ट्रैक करना मुश्किल है, रडार की पकड़ में नहीं आती है। इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने, सैन्य ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। यह पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। इससे पाकिस्तान पर भारत न्यूक्लियर हमला तक कर सकता है। इसे पनडुब्बी, पानी के जहाज या विमान कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आधुनिक डिफेंस सिस्टम तक को ब्रह्मोस मिसाइल उड़ा सकती है और इसे दुनिया की सबसे असरदार क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है। इसे रूस और भारत संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया है दोनों ने। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कवा नदी से लिया गया है, बना है ब्रह्मोस। फिलहाल भारतीय ब्रह्मोस की दहशत में पूरा पाकिस्तान कांप रहा है। सुनिए जरा, आपको सुनवाता हूं पाकिस्तानी सांसद को जो संसद में कह रहे हैं भारत ब्रह्मोस से हमला करेगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शबे बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। अब पाकिस्तान के सांसद को आपने सुन लिया, लेकिन पाकिस्तान हर रोज एक नया वीडियो जारी कर रहा है।
भारतीय सीमाएं, चाहे वो समुद्री सीमाएं हो, समुद्र में भी भारत ने निगरानी बढ़ा दी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत का ये टोही विमान है, इसका नाम है P-8I और ये जो है समंदर में लगातार गश्त कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने वीडियो जारी किया और कहा है भारत का ये टोही विमान हमने कैप्चर किया है। ये जो लाल घेरे में आप जाता देख रहे हैं, ये P-8I है। पाकिस्तान का दावा है कि हमने इसे किस तरह से कैप्चर किया है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे, और ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान क्या झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान कह रहा है ये भारत का यही P-8I है। समुद्र की निगरानी निगहबानी के लिए बाकायदा भारत ने ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन बाकायदा समुद्र में गश्त कर रहे हैं और पल पल की जानकारी भारत को पहुंचा रहे हैं। तो हर स्तर पर भारत ने तैयारी की है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चीफ से बैठक की है। पाक ने दावा किया है कि उसने भारत के टोही विमान को डिटेक्ट किया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारत के नौसेना का टोही विमान अरब सागर में था। उसके मुताबिक जिस विमान को उसने डिटेक्ट किया वो P-8I टोही विमान है। हालांकि पाकिस्तान ने यह साफ नहीं किया है कि यह विमान किस विशेष क्षेत्र में था। ऐसे में इसे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान फाइटर जेट के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। पाक फाइटर जेट टोही विमान को ट्रैक नहीं कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने वीडियो फुटेज जारी कर दावा किया है। P-8I सर्विलांस विमान को भारत का आंख भी कहा जाता है। नौसेना के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण टोही और समुद्री निगरानी विमान है। यह दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और पनडुब्बियों की पहचान में बहुत सक्षम है। लंबी दूरी तक निगरानी रखने और पनडुब्बी पर निशाना साधने की ताकत भी रखता है। इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी एकत्र करने में किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन और गुलाम मीर। भारत है तैयार, भारत के लोग तैयार हैं, भारत की सेना तैयार है, भारत का सेंटिमेंट तैयार है। कोई भी भारत पर बुरी नज़र डालेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ना हमने कभी किसी को बख्शा है न बख्शेंगे। न जो हमें छेड़ेगा उसे ना हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जो छेड़ेगा उसको जवाब मिलेगा। वह कश्मीर में वो पूरे देश दुनिया अंदर के लोगों ने बाहर के लोगों ने उसको टोटली कंडेम किया है। वो इंसानियत का कत्ल हुआ, वो भाईचारे का कत्ल हुआ और वो एक हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का कत्ल हुआ। 140 करोड़ लोगों में से कोई एक भी इंसान नहीं बचा होगा जिसने उस तरह के इंसिडेंट को कंडेम नहीं किया होगा। और उसके साथ साथ पूरे देश ने सीधे जिम्मेदारी मरकजी सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर आयद की है। तो भारतीय नौसेना की ताकत आपने देखी। अब मैं आपको बताता हूं कि नौसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। एक और जंगी बेड़ा आ रहा है, जो आ रहा है रूस से, तमल। पुतिन ने भारत को यह रूसी जंगी जहाज भेजना है और इसका नाम है तमल, और इसके आने से भारतीय नौसेना और ताकतवर हो जाएगी। देखिए जरा, यह है तमल की एंट्री। जंग के हालात में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ने वाली। 28 मई को रूस आधुनिक युद्धपोत तमल को सौंपेगा। यह जंगी जहाज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से लैस होगा। तमल युद्धपोत में दुश्मन के रडार में से बचने की खास ताकत है, यानी दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा। यह 3000 किलोमीटर तक निगरानी और रक्षा करने में भी सक्षम है। इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वजन 3900 टन। करीब 200 भारतीय नौसैनिक इसकी ट्रेनिंग पहले ही ले चुके हैं। रूस ने युद्धपोत की तकनीक और संचालन का प्रशिक्षण दिया था। ट्रेनिंग लेने वाला भारतीय दल ही युद्धपोत रूस से लाएगा। यानी जंग हुई तो तमल की तैनाती में कोई भी देरी नहीं होगी। तमल युद्धपोत 2016 में हुए भारत रूस रक्षा समझौते का हिस्सा है। इसके तहत 4 तलवार क्लास स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। फ्रिगेट का मतलब युद्धपोत है, जबकि स्टील्थ एक तकनीक होती है। इससे जंगी जहाज, रडार और इंफ्रारेड किसी की पकड़ में नहीं आता है और दुश्मन की नजर आए बिना ही लक्ष्य को
पूरा कर सकता है। समझौते के तहत तमल रूस में बनाया जाने वाला दूसरा युद्धपोत है। इससे पहले दिसंबर में भारत को रूस से INS तुशिल युद्धपोत मिला हुआ है और इन दोनों युद्धपोतों को 8,000 करोड़ रुपए में आयात किया है। इसी समझौते के तहत ही गोवा में 2 जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं और अनुमानित लागत इसकी 13,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो आइए, ये तो भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ देखिए। ये है समंदर के राजा, समंदर के बादशाह इंडियन नेवी। इंडियन नेवी की तैयारियों से अंदाजा है कि वो क्या कर सकता है पाकिस्तान का। तो ये भारतीय नौसेना की ताकत देख ली। आइए अब आपको बताऊं पाकिस्तान कहां टिकता है भारतीय नेवी के आगे। दोनों की ताकत आपके सामने है। भारत के पास लगभग सक्रिय नौसैनिक जो हैं वो 67,252 है, पाकिस्तान के पास 54,000 के आसपास है। इसके अलावा रिजर्व सैनिक भारत के पास 75,000 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5,000 रिजर्व सैनिक है। जहाज भारत के पास 293, पाकिस्तान के पास 121 है। विमान वाहक पोत यानी जिस पर विमान ले जाए जा सकते हैं, लड़ाकू विमान, भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। समुद्र की निगरानी के लिए भारत के पास P-8I एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास कोई नहीं। विध्वंसक भारत के पास 13 है और पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। पनडुब्बियां भारत के पास 18 हैं, पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बी हैं। बताया जाता है काम सिर्फ 2 ही कर रही हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। दीपक वोरा साहब को सुनिए। इतनी धमकी जंग की आ रही है, हमने तो एक भी नहीं दी। हमने तो मोबिलाइजेशन नहीं शुरू की, हम तो सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारी कहां डिविजन्स गई हैं, कहां बस वो डरे हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंट चाणक्य की संतान है, उसने कहा पहले रुक जाओ, उसका पसीना निकलने दो, वो अपने जितनी एक्सरसाइजेस करेगा उसका असला खत्म हो जाने दो, फिर हल्के हल्के उसको तमाचा मारो कि वो फिर उठ ना सके। ये बाज नहीं आएगा। अभी इसको हर जगह से जूता पड़ेगा फिर भी बाज नहीं आएगा। और मैं आपको बता दें, इसको बाज आने का एक ही तरीका है सर, ये 5 साल 10 साल 50 साल 500 साल तक ये नहीं बदलेगा। इसके मन में जहर है, सांप का जहर उसके फन में होता है, इनका जहर इनके मन में है। एक तरीका मेरे जहन में है सर, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गई है। पाकिस्तान का जिंदा रहना दुनिया को कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान का मर जाना दुनिया को कोई नुकसान नहीं है। 4-5 इसके टुकड़े होने चाहिए, फिर उम्मीद हम कर सकते हैं कि आपस में भिड़ेंगे। लेकिन सोचिए पाकिस्तान जंग लड़ेगा कैसे भारत से, क्योंकि पाकिस्तान के पास हर हथियार मेड इन चाइना है। 60% हथियार चाइना से लिए हैं और पूरी दुनिया जानती है कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट होते कैसे हैं, कितने दिन चलते हैं, चलते भी हैं कि नहीं, तो हथियार पर यकीन कैसे। चाइनीज सामानों की विश्वसनीयता से दुनिया वाकिफ है। चाइनीज सामान हो या सैन्य हथियार शक के दायरे में हमेशा रहते हैं। ऐसे में खबर है कि पाक की चाइनीज हथियार से पाकिस्तान लड़ाई लड़ेगा। पाकिस्तानी सेना के पास ज्यादातर हथियार चीन में बने। पाक की तीनों सेनाओं के पास चीन में बने हथियार ज्यादा है, जिसका भारत पाक युद्ध के मैदान में परीक्षा भी होनी बाकी है। लेकिन लाख टके का सवाल है कि आखिर चाइनीज हथियार कितने दिन और कितनी देर टिकेंगे। पहला हथियार देखिए, इसका नाम है VT-4 मुख्य युद्धक टैंक है। ये तीसरी पीढ़ी का चीनी टैंक है। यह है SH-15 होवित्जर 155 mm ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम है, ट्रक पर लगाकर ले जाई जाती है। यह A-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, यह भी मेड इन चाइना है।
ये LY-80 HQ-16 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, यह भी मेड इन चाइना है। HJ-8 और HJ-10 ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह भी चीन ने बनाई है। अगला हथियार है FN-6 मैन पैड्स मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यह भी जिनपिंग का है। JF-17 थंडर फाइटर जेट है, यह भी मेड इन चाइना है। F-7PG स्काई बोल्ट MiG-21 का चाइनीज वर्जन है, ये है विंग लुंगा 2 UAV हथियारबंद ड्रोन है, यह भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। CH-4 UAV मानव रहित विमान, यह भी जिनपिंग ने बनाया है। SD-10 PL-12 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, मेड इन चाइना। CM-400 AKG हवा से मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल है, समंदर में मार करेगी, यह भी चीन ने बनाई है। C-802 AK हवा से मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, मेड इन चाइना। अब देखिए टाइप 054 AP फ्रिगेट आधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, चीन ने बनाया है। C-802 एंटी शिप मिसाइल है, जहाजों और विमानों पर तैनात है, यह भी पाकिस्तान ने चीन से बना हुआ लिया है। LY-60N नेवल सैम नौसेना वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, मेड इन चाइना है। हार्बीन Z-9EC हेलीकॉप्टर है, जहाज पर लगे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, यह भी चीन ने बनाए। SR-2410C रडार सिस्टम आधुनिक चीनी फ्रिगेट में इस्तेमाल होता है, मेड इन चाइना है। F-22P जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट चीनी टाइप है और 053H3 पर आधारित है, यह सब चीन में बना है। 60 से 70% हथियार, सोचिए जिस मुल्क के पास मेड इन चाइना है वो कैसे लड़ेगा जंग के मैदान में और कितने दिन टिकेगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, जो आज कश्मीर पहुंचे, और गौरव बल्लभ। एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है, जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। पाकिस्तान प्यासा मरना चालू हो चुका है। इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। देश का हर अन्नदाता किसान और देश का हर सीमा पर खड़ा हुआ हमारा सैनिक तैयार है। जो तरीका भारत की सेनाएं चुनेगी उसके साथ देश का हर व्यक्ति तैयार है। तो सोचिए चीन का जो सामान है वो कैसे लड़ेगा पाकिस्तान चीनी सामानों से। पाकिस्तान भारत से हर बार जंग में मार खाया है, देखिए इस बार कितने दिन टिकेगा कोई नहीं जानता। सबसे पहले देखिए 1947-48 का जो युद्ध था 1 साल चला, आजादी के कुछ दिन बाद ही युद्ध शुरू हो गया था। यहां पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली सेनाओं को भेजा था उस वक्त। इसके बाद दोनों देशों में जंग की शुरुआत हुई। यूएन के माध्यम से इस युद्ध को शांत कराया गया था। 47 का जो युद्ध था, कश्मीर के 2/3 हिस्से पर भारत का कब्जा रहा उस वक्त। पाक ने गिलगिट बाल्टिस्तान POK पर कब्जा किया। यह युद्ध करीब 1 साल तक चला था। 1 जनवरी 1949 को रात 11:59 पर सीज फायर हुआ। फिर जंग हुई दोबारा 1965 में। यह 17 दिन तक चला 1965 का युद्ध, और 5 अगस्त 1965 को इस युद्ध की शुरुआत हुई। इसमें भारत ने लाहौर तक बढ़त बना ली थी। यूएन के हस्तक्षेप और ताशकंद समझौते के बाद जंग खत्म हुई। तब अगर समझौते की शर्त नहीं मानी गई होती तो आज लाहौर हमारा होता। इस जीत ने भारत की ताकत दुनिया में बढ़ा दी। फिर जंग हुई 1971 में। यह युद्ध 13 दिन चला। 1971 की जीत भारत की सबसे बड़ी जीत में से एक है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। इस जीत के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। ढाका में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फिर 1999 में जंग हुई। यह 60 दिन तक चली जंग। पाकिस्तान ने करगिल पर कब्जा करने की कोशिश की। करगिल की लड़ाई एक बड़ी चुनौती थी। इसमें दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा हुआ था, भारतीय सैनिक नीचे थे। बोफोर्स तोप की मदद से भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। यह तोप ऊंचाई वाले टारगेट पर भी गोले दाग सकती थी। ऑपरेशन विजय के जरिए भारत ने जीत हासिल की। तो यह भारत की शौर्य गाथा है भारतीय जवानों की। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं
सुनाने जा रहा हूं मैं आपको केजीएस ढिल्लन साहब को, जो भारतीय सेना में रहे। सुनिए। 71 वॉर के दौरान मैं यंग स्टूडेंट के तौर पे अमृतसर में था। इसमें यह नहीं है कि पाकिस्तान ने हर घर के ऊपर हमला करना, इतने उसके पास पैसे भी नहीं है, इतना उसका एमिनिशन भी नहीं है। इट्स अ रूटीन थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू एनी सिविलियन। सोचिए, पाकिस्तान सपने देख रहा है भारत से लड़ने के, लेकिन वो अपने देश में ही मार खा रहा है। मैंने आपको दिखाया शुरू में, बलूच लड़ाकों से नहीं लड़ पा रहा है। बलूच लड़ाके हर दूसरे दिन पाकिस्तानी सेना को ढेर कर देते हैं मैदान में। तो फिर भारतीय सेना के सामने जब दो दो हाथ होंगे तो सोचिए क्या होगा। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमला करने वाला है, इसलिए पाकिस्तानी फौज सीमा पर डेरा जमा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही हमले शुरू हो गए। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला किया। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और यह हमला अमीर पोस्ट और अली खान बेस के बीच हुआ। बलूच विद्रोहियों ने IED से पाक सेना की गाड़ियां उड़ा दी। इस हमले में पाकिस्तान के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 के करीब पाक जवान घायल बताए जा रहे हैं। संभावना है कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बलूच आर्मी लगातार पाकिस्तान पर कब्जा बढ़ा रही है और कुछ दिन पहले BLA ने मंगोचर शहर पर कब्जा किया। इससे पहले BLA ने ही पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक की थी, तब 200 से ज्यादा पाक जवानों को मारने का दावा हुआ था। बलूचिस्तान की पाक से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में जंग भारत के समर्थन पर जोर दिया जा रहा है। जंग बलोच नेता अख्तर मंगल ने इसे लेकर खुला ऐलान किया था। अख्तर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व सांसद हैं। फिलहाल बलूच आर्मी ने पाक सेना पर लगातार हमले किए। आइए आपको सुनवाता हूं कि अमेरिका क्या कुछ कह रहा है इस पर। पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उस पर अमेरिका को भी पूरी जानकारी है। सुनिए। भारत को हर हाल में आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना होगा। हम भारत का साथ देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ट्रंप प्रशासन आतंकवाद से निपटने के लिए हर संसाधन मुहैया कराएगा। अमेरिका हर वो कोशिश करेगा जो अमेरिका कर सकता है। मुझे लगता है कि रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते हैं। ट्रंप प्रशासन स्पष्ट रूप से इसकी अहमियत समझता है और आतंकवाद के खतरे को भी समझता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। खबर यह है कि भारत एक बड़ी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान सीमा पर कल युद्ध अभ्यास होने वाला है। पाकिस्तान सीमा पर युद्ध अभ्यास करेगी वायुसेना। रफाल, मिराज 2000, सुखोई 30 के विमान शामिल होंगे इस युद्ध अभ्यास में। यानी 7-8 मई को भारतीय वायुसेना यह अभ्यास करने वाली है। आपको दिखाऊं भारतीय वायुसेना की ताकत। इससे पहले भारतीय वायुसेना वो ताकत दिखा चुकी है। तस्वीर दिखाई प्लीज। ये भारतीय वायुसेना की ताकत पिछले दिनों एक्सप्रेसवे पर भी नजर आई थी। भारतीय वायुसेना अपना शौर्य, अपनी ताकत दिखा चुका है। आसमान को चीरते भारतीय लड़ाकू विमान, और कल अभ्यास करने वाला है। क्या पाकिस्तान भारतीय वायुसेना के सामने भी कहीं टिकता है? देखिए ताकत, ये भारतीय फाइटर है। सोचिए, भारत जो है दुनिया में 4थे नंबर पर है, भारत की एयरफोर्स जो है, और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है एयरफोर्स के मामले में। एयरक्राफ्ट, भारत के पास 2229 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान के पास 1399। फाइटर जेट, भारत के पास 513 फाइटर जेट है, पाकिस्तान के पास 328। अटैक विमान, भारत के पास 130 हैं और पाकिस्तान के पास 99। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, भारत के पास 74 हैं और पाकिस्तान के पास 27 हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत देखिए 900 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं और पाकिस्तान सिर्फ 373। भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर 80 हैं और पाकिस्तान के पास 57 हैं। रफाल देखिए, जो ताकत है दोनों देशों की वायुसेना में, भारत के पास रफाल है और पाकिस्तान के पास F-16 है ताकत के लिहाज से। जो रफाल है फ्रांस से मिला हाईटेक जेट है ये,
और F-16 पाकिस्तान को अमेरिका से मिला हुआ पुराना बेड़ा है। रफाल एक साथ 40 टारगेट हिट करता है और F-16 एक साथ 20 टारगेट हिट करता है। रफाल की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, F-16 की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। रफाल मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर और पाकिस्तान के पास जो F-16 है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। यह बताता है कि भारत वायुसेना के मामले में भी पाकिस्तान से कहीं आगे। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। अब कांग्रेस है ना, अभी तो खिलौना लेकर लड़ाई किया, इसलिए देश की दुर्दशा हुआ, अपमान हुआ सेना का। अब पता चलेगा क्या है टॉय, क्या है। अटल जी ने मिराज भेज के दिखाया था पाकिस्तान को, मोदी जी ने तो सुखोई से ही तमाम कर दिया उन लोगों का। अब देखेंगे पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को पाकिस्तानियों के साथ ही विदेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। विपक्ष के पास नेगेटिव बोलने के अलावा कोई पॉजिटिव सोच नहीं है। वो हमेशा भारत के लोगों के खिलाफ उनकी शंकाएं बनी रहती हैं और ऐसे विपक्षी लोगों से कहूँगा कि देश के प्रति सोचिए, देश में रहने वाले लोगों के हित के विषय में सोचिए और उनके मनोबल को तोड़ने का काम मत करिए, मनोबल बढ़ाने का काम करिए। अब देखिए जरा भारतीय वायुसेना की ताकत मैंने आपको दिखाई। यह है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया जो बता रहा है भारतीय सेना की किस स्तर पर तैयारी चल रही है। अब देखिए जरा इंडियन आर्मी की ताकत मैं आपको बताऊं। नौसेना की ताकत बता दी मैंने, वायुसेना की ताकत बता दी। अब देखिए जरा क्या ताकत है इंडियन आर्मी। सक्रिय जवान 14,55,000 हैं और पाकिस्तान के पास 6,54,000 सक्रिय जवान। रिजर्व जवान 11,55,000 हैं और पाकिस्तान के पास 5.5 लाख। पैरामिलिट्री जवान भारत के पास 25,57,000 हैं और पाकिस्तान के पास 5 लाख। टैंक्स देखिए, भारत के पास 4,614 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 3,742। बख्तरबंद वाहन 1.5 लाख से ज्यादा भारत के पास है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 50,000 है। टोड आर्टिलरी भारत के पास 3,975 है, पाकिस्तान के पास 2,629 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 100, पाकिस्तान के पास 662। और मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर भारत के पास 264, पाकिस्तान के पास 600 हैं। और लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास 64 लाख किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 2,64,000 किलोमीटर। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में भारत के पास 65,000 किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 12,000 किलोमीटर। रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर 65,555 किलोमीटर, पाकिस्तान के पास 11,881 किलोमीटर। आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा आरपी सिंह क्या कह रहे हैं और हरपाल सिंह क्या कह रहे हैं। पूरे देश के समय एक होना चाहिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। देश चाहता है कार्रवाई हो और सरकार ने भी आर्मी को और फोर्सेस को छूट दे दी है कि वह अपना कार्रवाई तय करें, किस प्रकार की कार्रवाई करनी है और कब करनी है वह हमारी फोर्सेस तय करेंगी। 500 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो सरहद पे लगता है। 500 किलोमीटर के लोग बिल्कुल पूरी तैयारी है। 500 किलोमीटर का बॉर्डर भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, अपने नागरिकों को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं, किसी की भी जान माल को खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान को देखिए, जंग के मैदान पर तो मुंह की खानी पड़ेगी ही, संयुक्त राष्ट्र में भी मुंह की खानी पड़ी। यूएनएससी में भी पाकिस्तान पिट गया है। वहां पाकिस्तान चाह रहा था कि क्लोज डोर बातचीत हो और क्लोज डोर जो बातचीत हुई वहां पाकिस्तान के पास जवाब नहीं था जब सवाल किए गए। पाकिस्तान की मांग पर देर रात यूएनएससी की बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान का खुद का चेहरा बेनकाब हो गया। यूएनएससी के सदस्यों ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की। सदस्य देशों ने भारत पर लगाए पाक के आरोपों को भी नकार दिया, जिसमें कहा था कि भारत ने पहलगाम में आतंकी हमला खुद कराया है।
यूएनएससी के सदस्यों ने मामले को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की सलाह दी, जिसका मतलब है कि ग्लोबल बनाने की पाक की साजिश फेल हो गई। पाक ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का मुद्दा उठाया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र से इस पर उसे कोई आश्वासन नहीं मिला। उल्टे यूएनएससी ने पाकिस्तान से कई गंभीर सवाल पूछ लिए। पहला, क्या पहलगाम अटैक में लश्कर-ए-तैयबा शामिल था? यह सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल, क्या सैलानियों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ने पिछले 3 दिन में 2 मिसाइल परीक्षण किए हैं? और चौथा सवाल, क्या पाक बार बार परमाणु हमले की धमकी देकर भारत को उकसा नहीं रहा है? पाकिस्तान ने बंद कमरे में बैठक की मांग की थी, इसलिए बैठक यूएनएससी की कंसल्टेशन रूम में हुई। 1.5 घंटे तक चली बैठक में पाक से सवाल जवाब हुए। बंद कमरे में जो बात होती है उसे गोपनीय रखा जाता है। बैठक के बाद यूएनएससी ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। यूएनएससी में भारत समेत कुल 15 सदस्य देश हैं। इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। इनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों अस्थायी सदस्य देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस स्थायी देश हैं। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य परमाणु संपन्न है। यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इफ्तिखार अहमद और पीके सहगल। पाकिस्तान ने इस मीटिंग का अनुरोध किया था ताकि दक्षिण एशिया में पैदा हो रहे तनाव को कम किया जा सके। सुरक्षा परिषद के कई सदस्य इस बात पर सहमत थे कि तमाम मुद्दों को शांति से हल किया जाना चाहिए। इसमें कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। इलाके में शांति सिर्फ बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पाबंदी से ही मुमकिन है। भारत ने 23 अप्रैल को एक तरफा और गैर कानूनी कदम उठाया। इसके साथ ही सैन्य जमावड़ा और भड़काऊ बयान दिया। इससे तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। पाकिस्तान टकराव नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Any attempt to disrupt their flow constitutes पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की यूएन के फोरा को मिसयूज़ करने के लिए, और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को, जो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो टेम्प्रेरी 6 मेंबर्स होते हैं, सबको बताया कि ये पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है बड़ी निंदनीय है, इसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा था कि हमने इस माफ़ी की कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान हमको सबूत दे इसका, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ना तो कोई रेजोल्यूशन पास की, ना ही बड़े पैमाने पे कंडेम किया। लेकिन यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने साफ तौर पे कहा है कि जो कार्रवाई वहाँ हुई पहलगाम में वो एब्सोल्युटली टोटली अनएक्सेप्टेबल है एंड कम्प्लीटली कंडेमनेबल है। तो वास्तव में हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस जो है इन ग्रोइंग स्टेचर जो दुनिया भर में वो कामयाब हुआ। हो रही अब बात आज के सूत्र की। बात सूत्र में हम बताएंगे कि मूर्ख सोचता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान खुद को मूर्ख ही मानता है। यानी उसे अपने ज्ञान पर गर्व नहीं होता है, वो हमेशा सीखने को तैयार रहता है। जिंदगी में आगे बढ़ने का यह सूत्र दिया था विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर का जन्म 1564 को ब्रिटेन में हुआ। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, तो उन्हें बचपन में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पहले वो छोटे मोटे काम परिवार के लिए पैसे जमा करने के लिए करते थे, लेकिन नाटकों में लगाव था तो जल्द ही एक थिएटर में नौकरी करने लगे। शेक्सपियर पहले थिएटर में एक्टिंग करते थे, फिर खुद नाटक लिखने लगे। शुरू में लोगों ने उनके नाटक को पसंद नहीं किया, खूब आलोचना की, लेकिन शेक्सपियर इससे घबराए नहीं। आलोचनाओं को सबक के तौर पर लिया। अपनी रचनाओं और नाटकों में उन्होंने और सुधार किया। फिर तो शेक्सपियर और उनकी रचनाओं का जादू चलने लगा। उनके नाटक और कहानियों पर कई भाषाओं में फिल्म बनी और शेक्सपियर को साहित्य जगत का